गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर सेकंड के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। देखिए बेटे, जब भी आप कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके लिए उसके अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है। देखिए बेटे, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, जिसे आप पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम राजनीतिक विज्ञान के विषय में ही पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं और मानव के राजनीतिक व्यवहार का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। देखिए बेटे, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या करते हैं, हम उसके अंतर्गत जो राज्य होता है, सरकार होती है और विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं और विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ होते हैं राजनीति से संबंधित जो टिप्पणियां करते हैं, हम क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और विश्लेषण करते हैं। अब बहुत सारे जो विद्वान हैं वो विभिन्न प्रकार से अपने मत के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं और उसके बारे में अपनी जो परिभाषाएं हैं उन्हें देते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम रोड, एंडरसन और क्रिस्टल के मत को लेते हैं। ये कहते हैं कि देखिए बेटे, सबसे पहली बात ये राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचार, राजनीतिक धारणा या राज्य का सिद्धांत कहते हैं। यानी इन्होंने अपनी तरफ से राजनीतिक सिद्धांत को अन्य नाम भी दिए हुए हैं। और आगे ये विस्तार तौर पर बताते हुए कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की यह एक ऐसी शाखा होती है जो अन्य विशेषज्ञों द्वारा एकत्रित की गई विषय सामग्री के आधार पर व्यापक अनुमान, निष्कर्ष या परिणाम पर पहुंचने के लिए प्रयास करती है। अब देखिए बेटे, जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके आधार पर ये हम क्या करते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ हैं और जो राजनीति के संदर्भ में बहुत सारे तथ्यों को एकत्रित करते हैं, उन तथ्यों को विश्लेषित करके और उनसे जो निष्कर्ष निकलता है उन निष्कर्षों को अच्छी प्रकार से सरलीकरण करने में राजनीतिक सिद्धांत हमारी मदद करता है। यदि हम मूल रूप से राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दें तो बिल्कुल ही सिंपल परिभाषा बनती है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो ऐसी विषय सामग्री का योग है जिसके अंतर्गत हम राजनीतिक विज्ञान से संबंधित ज्ञान को समझ पाते हैं। तो आपने ये परिभाषा करनी है रोड, एंडरसन की, तो और आपने इसको राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को सिर्फ इतना ही समझाना है, आपने इसको ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है। इसके आगे हम राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं को पढ़ेंगे। देखिए बेटे, जब कोई सिद्धांत बनता है तो उसकी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ विशेषताएं तो अवश्य होती हैं। तो यहाँ पर हम राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत की फर्स्ट जो विशेषता है वो है इसका तथ्यात्मक होना। तथ्यात्मक का तात्पर्य होता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो तथ्यों के आधार पर बना हुआ है, तर्क के आधार पर बना हुआ है, विवरणात्मक है, उसको मतलब उसकी व्याख्या की गई है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। नैतिक है। नैतिक का तात्पर्य है कि यह किसी एक व्यक्ति के विचारों पर नहीं बना हुआ है अपितु समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित है, इसलिए इसे नैतिक कहा गया है। और सामान्यकरण, जिसे आप जनरलाइजेशन कहते हैं, यानी जो चीज़ तथ्यात्मक है, विवरणात्मक है और नैतिक है तो आप समझ सकते हैं कि उसे समाज में लागू किया जा सकता है। तो राजनीतिक सिद्धांत में ये वाली विशेषता है। दूसरा इसका जो है राजनीतिक सिद्धांत राज्य और सरकार के अतीत, वर्तमान और भविष्य के चारों ओर घूमता है। देखिए बेटे, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो केवल राज्य और सरकार के वर्तमान अध्ययन से संबंधित न होकर वह इनका अतीत का अध्ययन भी करता है और भविष्य के बारे में भी सोचता है। देखिए बेटे, जो सिद्धांत बनते हैं वो सिद्धांत केवल तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर नहीं बनते हैं अपितु वे राज्य और सरकार से संबंधित अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ही बनाए जाते हैं। राज्य एवं सरकार का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय सामग्री है। ये आप समझ ही गए होंगे बेटे कि जब राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है तो जाहिर सी बात है इसमें राज्य और सरकार का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है कि राजनीतिक सिद्धांत अनुभवों पर आधारित तथा व्यवहारिक शोध पद्धति को अपनाने पर बल देता है। देखिए बेटे, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो अनुभवों पर आधारित है। मतलब अनुभव पर आधारित का मतलब क्या है कि पहले इसको रियलाइज़ किया गया है। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण दूं
कि जैसे हमारा देश गुलाम था और हमारे देश के लोगों ने यह रियलाइज़ किया कि यदि शासन पद्धति किसी दूसरों के हाथ में रहे और उसमें लोगों का प्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा ना हो तो लोगों का शोषण ही होता है। तो उन्होंने ये बात रियलाइज़ की। उसके बाद उन्होंने स्वयं की सरकार बनाने की सोची कि यदि लोगों की अपनी सरकार हो, अपने प्रतिनिधि हों, तो लोगों को इसमें बेनिफिट मिलता है, उनके जीवन का विकास होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर 1919 और 1937 में इलेक्शंस करवाए गए थे। इलेक्शन करवाने के पश्चात उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट निकले, उन पॉजिटिव रिजल्ट के बेस पर यह कहा गया कि अब हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जा सकती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें अनुभव के आधार पर, जो अनुभव के आधार पर हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर नई शासन पद्धति को लागू करने में मदद करता है। चौथा पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन होता है। अंतर अनुशासनात्मक आप कह सकते हैं कंपैरेटिव, कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत एक ही भाग का, एक ही हिस्से का या एक ही सरकार का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु इसमें बहुत सारे राज्यों का, बहुत सारी सरकारों का, बहुत सारे राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उसके बाद जो सबसे अच्छा होता है उसका निष्कर्ष निकालकर उसे सिद्धांत के रूप में स्थापित किया जाता है, उसे अच्छी शासन पद्धति के रूप में वैधता और मान्यता प्रदान की जाती है। देखिए बेटे आगे आपका आता है परंपरागत तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों में अंतर। देखिए बेटे समय के साथ हर चीज़ परिवर्तित होती रहती है। जब राजनीतिक सिद्धांत अतीत में शुरू हुआ तो उसका रूप कुछ और था और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका स्वरूप कुछ और है, क्योंकि प्राचीन काल में हमारी जो शासन पद्धतियाँ थी वो अलग थी, लेकिन अब आधुनिक समय में जो शासन पद्धतियाँ हैं वो अलग हैं। तो इसलिए परंपरागत यानी जो पुराना राजनीतिक सिद्धांत है उसमें और आज के राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो देखिए बेटे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत निगमनात्मक पद्धति पर आधारित है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आगमनात्मक पद्धति पर आधारित है। देखिए बेटे सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि निगमनात्मक पद्धति क्या होती है। निगमनात्मक पद्धति होती है, मैं आपको मैथमेटिक के एग्जाम्पल से बता रही हूँ, कि जब कोई टीचर आपको कोई फार्मूला बता देता है, जैसे लॉस और प्रॉफिट का आपको फार्मूला बता दिया, उसके बाद आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि आप इस फार्मूले को यूज़ करके ये स्टेटमेंट्स सोल्व कीजिए, तब आप उसे बड़ी आसानी से सोल्व कर देते हैं। तो इसको हम निगमनात्मक पद्धति कहते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला पहले से होता है। और आगमनात्मक पद्धति होती है जिसमें हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं और उन स्टेटमेंट्स को करते करते हमें कोई नया फॉर्मूला बनाना होता है। तो इस प्रकार से यही अंतर हमारा परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में हम किसी आधार पर, किसी सूत्र के आधार पर ही आगे राजनीतिक विज्ञान को पढ़ते थे, लेकिन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में हम विभिन्न प्रकार की सरकारों, राज्यों और राजनीतिक संस्थाओं और विशेषज्ञों की टिप्पणी का अध्ययन करके फिर उसमें एक ऐसे सूत्र को ईजाद करते हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान की समस्या का हल किया जा सके। अब देखिए बेटे दूसरा जो इसका पॉइंट है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अधि अनुशासनात्मक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अधि अनुशासनात्मक होता है कि किसी एक ही चीज़ का अध्ययन करता है, या तो वो एक राज्य का करेगा या एक सरकार का करेगा या किसी एक विशेषज्ञ का करेगा, विद्वान का करेगा। जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अंतर अनुशासनात्मक है। आपने ये पॉइंट ऊपर भी पढ़ा है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत किसी एक चीज़ का अध्ययन करने के बजाय तुलनात्मक अध्ययन करने में विश्वास रखता है। तीसरा इसका पॉइंट है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत व्यक्तिपरक है। देखिए बेटे व्यक्तिपरक का मतलब होता है कि जब जो सिद्धांत है वो किसी एक व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर ही कार्य करता हो। जैसे अरस्तु जो थे, अरस्तु का मानना था कि अच्छी शासन पद्धति वही है जहाँ पर आदर्शवाद हो, जहाँ पर नैतिकता अधिक हो। तो ये एक व्यक्ति का सिद्धांत था और इसी के आधार पर दूसरे जो विद्वान होते थे वो भी खोज करते थे राजनीतिक विज्ञान के तथ्यों की। इसके विपरीत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वस्तुपरक है। मतलब आज जो आधुनिक
सिद्धांत हम जिसको यूज़ करते हैं वो व्यक्ति परक ना होकर वस्तु परक है, अर्थात सच्चाई को ढूंढता है, यथार्थ को ढूंढता है कि वर्तमान स्थिति में कौन सी चीज़ परिस्थिति के अनुसार सही है। अब जैसे मान लो मैं इसमें एग्जांपल दूं कि अरस्तु चाहते थे कि आदर्शवाद हो, यानी कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, शांति से एक राजा को कार्य करना चाहिए, ये सबसे बढ़िया शासन पद्धति है। जबकि आज के हालात जो हैं वो आप देखते हैं, आज के हालात में हम उस राज्य को सबसे शक्तिशाली मानते हैं जिसका राजा बहुत ही मजबूत होता है, त्वरित फैसले लेता है और युद्ध कौशल में भी वो सक्षम हो, यानी युद्ध संबंधी निर्णय लेने में भी वो देर न लगाए। तो ये परिस्थितियों की बात थी। तो पहले समय में सिर्फ एक व्यक्ति के विचारों को फॉलो किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो वस्तुपरक है, परिस्थितियों के अनुसार ही किसी शासन पद्धति को उचित ठहराता है। चौथा आपका परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत औपचारिक एवं व्याख्यात्मक है। देखिए बेटे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पुराने समय में हमारा राजनीतिक सिद्धांत था वो औपचारिक यानी फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी उसमें, और व्याख्यात्मक था, यानी को एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा किया जाता था कि मान लो एक रूल बना दिया कि आप क्यों चाहते हैं कि नैतिकता शासन पद्धति में होनी चाहिए, तो उसको बहुत ही अलग अलग शास्त्रों के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता था, यानी बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ यूज़ की जाती थी, बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लेन किया जाता था। इस तरीके से आम व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता था। अब अगर मैं आपको स्कूल के एग्जाम्पल से बताऊं कि अगर आपको किसी चीज़ की कॉपी बनानी हो तो हम आपको कहें कि आपने इसको बहुत अच्छे से बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स बनाएंगे, उसमें चैप्टर जो है वो मेंशन करेंगे, एक एक चीज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम फॉर्मेलिटीज़ में काउंट करते हैं कि फॉर्मल चीज़ों में हम काउंट करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो फॉर्मल हैं। लेकिन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अनौपचारिक एवं विश्लेषणात्मक है, यानी इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, इसमें कोई भी चीज़ हमें जो मिलती है, जो हमें लगता है कि यह राज्य से संबंधित है, सरकार से संबंधित है, तो हम उस चीज़ का अध्ययन करने लग जाते हैं और उसका विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ राज्य के विकास में, सरकार के विकास में सहायता दे सकता है। यानी मूल रूप से मैं कहूँ तो परंपरागत राजनीतिक जो सिद्धांत है वो फॉर्मेलिटीज़ में ज़्यादा यकीन करता था, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो इनफॉर्मल है, उसमें फॉर्मेलिटीज़ को इतना स्थान नहीं दिया जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं राजनीतिक शास्त्र का अर्थ। अब देखिए बेटे, राजनीतिक शास्त्र को अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। यह शब्द पॉलिटिक्स शब्द से निकला है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ नगर राज्य। ग्रीक लोग नगर राज्यों में रहते थे, इसलिए उस समय पॉलिटिक्स का अर्थ नगर राज्यों के अध्ययन से होता था। देखिए बेटे, अब आपको ये समझाना जरूरी है, ये तो आपको पता ही है कि हम राजनीतिक शास्त्र को इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं और यह शब्द पॉलिटिक्स से निकला है। यह जो इसका जो मूल शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा के पोलिश शब्द से हुई है और पोलिश शब्द का अर्थ होता था नगर राज्य। देखिए बेटे, जब ग्रीक लोग नगर राज्यों में रहते थे, नगर यानी शहर टाइप के राज्य होते थे, यानी उसमें छोटे छोटे जो कस्बे होते थे उनका अध्ययन नहीं किया जाता था, सिर्फ नगर राज्यों का, जहाँ पर सभ्य लोग रहते थे, पढ़े लिखे लोग रहते थे, संपन्न लोग रहते थे, उस जगह का अध्ययन करना ही पॉलिटिक्स कहलाता था। लेकिन आज आप जानते हैं कि बड़े बड़े राज्यों की, देशों की स्थापना हो चुकी है, तो इसलिए अब हम इसका अर्थ राज्य के अध्ययन से लेते हैं, अर्थात संपूर्ण राज्य के अध्ययन से। मान लीजिए जैसे हम बात भारत की करें तो भारत में सिर्फ ये नहीं कि हम दिल्ली का अध्ययन करेंगे, अपितु हम यदि कोई छोटा सा गाँव भी है जो भारतीय शासन पद्धति को प्रभावित करता है उसका भी अध्ययन करते हैं। यानी इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में राजनीतिक शास्त्र वह विषय है जो राज्य का संपूर्ण अध्ययन करता है, अपितु उसके किसी भी भाग को नहीं छोड़ता है, उसका संपूर्णता से अध्ययन कर उसके बारे में निष्कर्ष निकालता है। देखिए बेटे, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के क्या कारण है। अब अगर कोई पूछने ही लग जाए कि राजनीतिक सिद्धांत का हम अध्ययन यानी पढ़ते ही क्यों है, राजनीतिक सिद्धांत इतनी क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए बेटे, कारण भी हो सकता है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के कारण क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये सब चीज़ें एक ही हैं। तो यदि आपके पास ये आ जाए कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का महत्व क्या है,
या ये आ जाए राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, ये आ जाए कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लाभ क्या हैं। तो ये सब चीज़ें एक ही होती हैं। अब आप देखिए पहला क्या है, राजनीतिक सिद्धांत वास्तविकता को समझने में सहायक होता है। यानी जब हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो कैसा है, उसमें क्या क्या अनिवार्य तत्व होने चाहिए और राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यह हमें राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा ही पता चल पाता है। दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत की एक अन्य उपयोगिता ज्ञान का सुसंगठित एवं सरलीकरण है। देखिए बेटे, राजनीतिक सिद्धांत जो है, राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक विज्ञान को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बताता है, उसे बहुत ही सरल तरीके से समझाता है। तीसरा, राजनीतिक सिद्धांत शासन प्रणालियों को वैधता प्रदान करता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत, मैंने अभी आपको बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो कंपैरिजन करता है, बहुत सारी राज्यों का, सरकारों का तुलना करता है और तुलना के आधार पर जो बेस्ट होता है उसे निकालता है और उसके आधार पर ही किसी शासन पद्धति को वैधता है, यानी उसको लीगल बताता है कि ये जो शासन पद्धति है ये बहुत अच्छी है, ये सरकार जो है ये बहुत अच्छी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो बहुत सारी सरकारों का अध्ययन करता है, जैसे तानाशाह सरकार का किया, राजतंत्र का किया, गणतंत्र का किया, लोकतंत्र का किया। तो इन सब का कंपैरिजन करने के बाद जो निष्कर्ष निकला उसमें पता चलता है कि लोकतंत्र बहुत अच्छी सरकार है। तो इस प्रकार से वो लोकतंत्र की शासन प्रणाली को क्या प्रदान कर रहा है, वैधता प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि राजनीतिक सिद्धांत किसी सरकार को वैधता देने में कितना महत्वपूर्ण भाग निभाता है। यह समस्याओं को हल करने में सहायक है। सिंपल सी बात है, राजनीतिक सिद्धांत है तो ओबियसली वो राजनीतिक विज्ञान की समस्याओं को हल कर सकता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत एक फॉर्मूला होता है, इसमें सभी प्रकार की विशेष सामग्री होती है जो हमें राजनीतिक विज्ञान से संबंधित सभी बातों को स्पष्ट करती है। और जब हम तथ्यों को समझ जाते हैं, बातों को समझ जाते हैं, तो बड़े आराम से राजनीतिक विज्ञान की, राजनीतिक क्षेत्र की समस्याओं को हल कर पाते हैं। पांचवा, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक आंदोलन को प्रेरणा प्रदान करता है। देखिए बेटे, राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने के पश्चात हमें पता चलता है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो हमारा मन जो है वो प्रेरित होता है कि हम इसके विकास के लिए कार्य करें। तो यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के कारण हो गए। अब आता है राजनीतिक सिद्धांत के कारण करने के बाद राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और उन प्रश्न उत्तरों को आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ पे बहुत ही 1 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं कि राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। अरस्तु को। पॉलिटिकल साइंस शब्द किस शब्द से निकला है, पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। पोलिस किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। पोलिस का अर्थ ही क्या है, नगर राज्य। ग्रीक लोग कहाँ रहते थे, नगर राज्यों में रहते थे। नगर राज्यों का अध्ययन करने वाले विषय को क्या कहा जाता है, राजनीतिक शास्त्र। अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया, 158। किसी एक विद्वान का नाम बताएं जो राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानता है, तो वो अरस्तु थे। किसी एक विद्वान का नाम बताएं जो राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान नहीं मानता, वो मैटलैंड थे। इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन जो हैं ये आपके वेरी शॉर्ट हैं, ये आपकी समरी के अंदर भी आ चुके हैं, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए बेटे, आपका जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है कि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। मैंने वो आपको बता ही दिया कि सिद्धांत को अंग्रेजी जो सिद्धांत है उसको अंग्रेजी भाषा में थ्योरी कहा जाता है। थ्योरी शब्द यूनानी भाषा के थ्योरिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भावपूर्ण चिंतन। यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ही आंतरिक तौर पर सोचना प्रारंभ कर देते हैं और उससे संबंधित सभी प्रकार के तथ्यों को जोड़कर उनका विवरण और विश्लेषण करते हैं, इस तरीके से ये आपका सिद्धांत है। यूनानी जगत में इसका अभिप्राय ऐसे अनुभव से था जो एक मानसिक खोज के रूप में सिद्धांत विज्ञान का निर्माण कर सके। अर्थात यूनानी जहाँ से ये शब्द निकला है वहाँ पे ऐसा माना जाता था कि जब हम किसी विषय के बारे में मानसिक तौर पर कोई खोज करते हैं तो वह सिद्धांत कहलाता है। आपने इसको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है।
नेक्स्ट आपका राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का वर्णन करें। देखिए बेटे, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र होता है कि अब इस प्रश्न का अर्थ ये बनता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो किस किस फील्ड में काम करता है, यानी किस किस फील्ड में हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो सिंपल सी बात है, राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। और राजनीतिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। तो जब हमें किसी राज्य और सरकार का अध्ययन करना होता है तो हम राजनीतिक सिद्धांत की सहायता लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में शक्ति का अध्ययन किया जाता है, यानी अगर हमें पावर के बारे में पता करना है, सत्ता के बारे में पता करना है कि पावर किस प्रकार से होनी चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पावर जो है वो किस प्रकार से प्राप्त करनी चाहिए, इन सब बातों को हमें जब पता करना होता है तो भी राजनीतिक सिद्धांत हमारी मदद करता है। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन किया जाता है, यानी राजनीतिक सिद्धांत हमें ये बताता है कि राजनीति से संबंधित जो विचार हैं वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार से वो राजनीतिक विज्ञान को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों में अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। ये आपको पता ही है कि जब बात राज्य और सरकार की है तो उसमें हम अधिकार और कर्तव्यों को अवश्य शामिल करते हैं। ये आपका क्वेश्चन सेकंड हो जाता है। क्वेश्चन थर्ड में एक अच्छे सिद्धांत की 4 विशेषताएं। देखिए बेटे, एक अच्छा सिद्धांत वही होता है जिसकी भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, यानी यदि ज़्यादा जटिल भाषा होगी तो आम व्यक्ति उसे समझ नहीं पाएगा, और जब समझ नहीं पाएगा तो जो सिद्धांत है वो क्या हो जाएगा, वो वेस्ट चला जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। एक अच्छे सिद्धांत को सूक्ष्म बातों को भी अपने में समाहित करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी एक मेन मुद्दे पर ही बात नहीं करनी चाहिए, अपितु राज्य और सरकार को प्रभावित करने वाले लगभग सभी मुद्दों को सम्मिलित करना चाहिए और उनको बारे में बताना चाहिए। एक अच्छा सिद्धांत औचित्यपूर्ण यानी उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने सिद्धांत तो बना दिया लेकिन उसका कोई अर्थ ही ना हो, उससे किसी उद्देश्य की सिद्धि ही ना होती हो। एक अच्छा सिद्धांत समकालीन मुद्दों से युक्त होना चाहिए, यानी एक अच्छा सिद्धांत वही होता है जिससे हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान होता हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये मैं आपको समरी में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छे से। अब आपका था राजनीतिक सिद्धांत की 4 विशेषताएं। ये मैंने आपको समरी में एक्सप्लेन किया था बेटे कि 4 विशेषताएं क्या थी राजनीतिक सिद्धांत की, कि वो तथ्यात्मक है, विवरणात्मक है, नैतिक और सामान्यकरण है, राज्य और सरकार के अतीत, वर्तमान और भविष्य के चारों ओर घूमने वाला होना चाहिए, अनुभवात्मक तथा व्यवहारात्मक होना चाहिए, और चौथा उसका पॉइंट है अंतर अनुशासनात्मक होना चाहिए वो। अब देखिए बेटे, ऐसे टाइप में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले तो विश्लेषणात्मक होना चाहिए। विश्लेषणात्मक का तात्पर्य होता है कि जो तथ्य हमने राजनीतिक शास्त्र में एकत्रित किए हैं उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए और उनको व्यवहार में लाने का भी प्रयास करना चाहिए। तो विश्लेषणात्मक होना चाहिए। ऐसे तथ्य नहीं होने चाहिए जो ना तो समझाए जा सके और ना ही समझ में आ सकें, तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूसरा है प्रमाणिक तत्वों की विद्यमानता, अर्थात ऐसे तत्व हमें खोजने चाहिए जिनको हम क्या कर सकें, प्रमाणित कर सकें, जिनका हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकें, जिन्हें हम साबित करके दिखा सकें। अंतर अनुशासनात्मक, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए उसमें। अनुभवात्मक, व्यवहारात्मक, ये आपका ऊपर भी आ चुका है। व्यक्तिगत अध्ययन की प्रकृति, राजनीतिक सिद्धांतों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अध्ययनों की विशालता पर नहीं बल्कि लघुता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अर्थात क्या होता है बेटे कि इसमें जो विशाल राजनीतिक संगठनों को छोटी छोटी इकाई में बांटकर, यानी मान लो राज्य है, संपूर्ण राज्य का अध्ययन न करके अपितु उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर तब उसका अध्ययन किया जाता है। यानी अगर हम सिंपली ये कहें कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को समझने से पहले हमें पंचायत को समझना बहुत ज़रूरी होगा, तब हमें सरकार को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यष्टिगत अध्ययन की प्रकृति जो होती है वो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत होनी चाहिए। वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा अध्ययन, यानी ऐसा ही ना हो कि व्यक्ति अपने आप कोई विचार प्रकट कर रहा है और उसी पर वो अपने तथ्यों को साबित करने का प्रयास कर रहा है, अपितु जो राजनीतिक अध्ययन है वो कैसा होना चाहिए, वो वैज्ञानिक होना चाहिए। यानी चाहे वो कितनी ही बार किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहा जाए, उसके तर्क और तथ्य बदलने नहीं चाहिए। मूल्यों का पुनः प्रवेश, मूल्यों का पुनः प्रवेश का मतलब होता है
कि राजनीतिक सिद्धांत में जो मूल्य हैं उनकी अनिवार्यता होनी चाहिए। मूल्य मीन्स होता है कि जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनका होना अनिवार्य, जैसे नैतिकता का होना अनिवार्य होना चाहिए, तथ्यात्मकता का होना अनिवार्य होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी मूल्य को निकाल दें तो वह सिद्धांत अर्थहीन हो जाता है। राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान का फिर क्या विभाग है? देखिए बेटे, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक विज्ञान में हमें ये बताता है कि वर्तमान समय में जो राजनीतिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, यदि वैसी ही शासन पद्धति को हम लागू करते हैं भविष्य में तो फिर क्या होगा, ये इस बात के लिए हमें जागरूक करता है और जागरूक करने के बाद हमें इसी आधार पर नई जो स्ट्रेटजीज़ हैं बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार ये आपका हो जाता है राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का वर्णन। ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस किस फील्ड में जो राजनीतिक सिद्धांत है वो यूज़ किया जाता है। देखिए बेटे, राज्य और सरकार का यदि हमें अध्ययन करना होता है तो राजनीतिक सिद्धांत हम करते हैं। शक्ति का अध्ययन करना हो, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। विशेष क्षेत्र की व्यापकता, देखिए बेटे, राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं अपितु औपचारिक, अनौपचारिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, नीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि जितने भी क्षेत्र हैं सब में राजनीतिक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है उसका मैं बस एक लाइन में आपको एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए बेटे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, अगर आप स्कूल का एग्जांपल लें, क्लास का एग्जांपल ले लें छोटा सा, तो क्लास में भी कई बार क्या होता है, यदि हमें मॉनिटर चुनना होता है तो मॉनिटर हमें किस आधार पर चुनना है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हमें देखनी है, किस प्रकार की जो शासन पद्धति है वो क्लास में काम कर सकती है, ये सभी बातें हमें राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही समझ आती हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, अपितु हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन, कि यदि हमें राजनीतिक विचारों के बारे में जानना है तो हमें क्या करना होगा, राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी करने हैं। थैंक यू।